चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 2 के अंदर जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, ये है जी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको जो है वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले जी, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये दो अल्फाज से मिलके बना है। एक जो है वो इलेक्ट्रो और दूसरा जो है वो है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इस तरह अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस को रेस्ट में जो स्टडी करना है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज क्या होता है? चार्ज जो है ये एक्चुअली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। और दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इन चार्जेस को एक्चुअली रेस्ट में जो है वो स्टडी करेंगे। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो उसके बेसिक जो लॉज हैं उनमें से जो एक लॉ है वो कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स की मेजरमेंट जो है उसके बारे में हमें जो है वो हेल्प आउट करता है और उसके बारे में हम इससे समझते हैं। कूलम्स जो है इसने एक्चुअली एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, जिस लॉ के यूज करते हुए हम दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको हम एक तरह से मेजर कर सकते हैं। हमें पता है जब ये हमारे एक तरह से रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुशाहिदा है या हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक तरह के चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर ये रिपेल करते हैं या ये अट्रैक्ट करते हैं तो ये किसी फोर्स से अट्रैक्ट करते होंगे। वो फोर्स कितनी है, उसकी क्या डायरेक्शन है, और वो जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इस सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कूलम्स लॉ देता है। और उसको जो है वो हम यहाँ पे हम एक तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज जो है वो Q2 है। और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। अब अगर हमने ये देखना हो कि ये चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स एग्जिस्ट करती है तो उस फोर्स को मैथमेटिकली जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले हम इसकी अगर स्टेटमेंट की बात करें तो जो कूलम्स लॉ है उसकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह करके है। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मकसद है कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दो चार्जेस हैं जो कि चार्ज Q1 और Q2 है और ये इनकी मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं? इनके दरमियान सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कूलम्स लॉ की जो है वो एक्चुअली एक तरह से स्टेटमेंट है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे एक चीज आई है, पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? ये ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका जो साइज है वो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले में बहुत शॉर्ट हो, उन चार्जेस को बोला जाता है पॉइंट चार्जेस। इसी को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब मैथमेटिकल फॉर्म जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। और आप लोग सब जानते हैं कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे वेक्टर जो है वो नजर नहीं आ रहा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो कुछ इस तरह करके होती है। यहाँ पे फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन आ गया और साथ यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर आ गया। अब आर यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो सारे का सारा फैक्टर है ये एक्चुअली क्या है? ये एक नंबर है, ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी मैग्नीट्यूड है। और ये जो है ये यूनिट वेक्टर है।
तो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर मिलके क्या बना देते हैं, वो एक वेक्टर बना देते हैं। तो इस तरह करके हम इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो लिख सकते हैं, और ये जो है ये इसकी वेक्टर फॉर्म है जो कि आपके सामने है। तो ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी। फिर इसी तरह अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो इसके अंदर ये जो k अपीयर हो रहा है, ये k क्या चीज है, इस k को बोला जाता है कूलम्स कांस्टेंट। और अगर इसको फर्दर आप एक्सपेंड करें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। और इसकी जो वैल्यू है ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो है वो इसके यूनिट्स होते हैं। अगर ये यूनिट्स आप चेकआउट करना चाहें तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आर उस दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और ये चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर जो है वो मीटर हो गया, और चार्जेस जो है वो आके इस तरफ डिवाइड हो जाएंगे। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो है ये यूनिट्स हैं के। और कूलम्स के नाम की वजह से इसको कूलम्स कांस्टेंट बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है ये। फिर इसके बाद इस कांस्टेंट की कुछ डिपेंडेंसेस है। ये नॉर्मली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो पहला फैक्टर है वो है जी मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो आपको कोई मीडियम नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे एयर है, तो ये एयर होगी, कोई और मीडियम होगा, ये उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कांस्टेंट उसकी वैल्यू कितनी है। और जो दूसरा है वो है जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच फोर्स चार्ज एंड डिस्टेंस आर मेजर्ड। एक्चुअली यहाँ पे तीन क्वांटिटीज हैं जो मेजरेबल हैं, एक चार्ज है, फिर डिस्टेंस है, और तीसरी जो है वो फोर्स है। तो ये तीनों कौन से यूनिट्स में मेजर की गई हैं ये डिसाइड करेगा कि के यूनिट्स क्या हैं। और नॉर्मली सिस्टम इंटरनेशनल हम यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। फिर इसके बाद अगर आप इसी में देखें तो ये जो एक फैक्टर था, इस फैक्टर को क्या बोला जाता है, ये इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। और ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन जो है ये एक एक्चुअली कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इसको बोला जाता है। और दूसरे लफ्जों में इसका जो नाम है वो है परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी क्या चीज होती है, परमिटिविटी एक्चुअली मीडियम की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करती है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसका, ये वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से पास करने देती है। और अगर फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू की बात की जाए तो फ्री स्पेस के लिए इसकी जो वैल्यू है ये 8.85 ×10⁻⁻12 होता है। ये इसकी मैग्नीट्यूड है। यूनिट्स इसके जो है वो आपने ध्यान से समझने हैं। इसके जो यूनिट्स हैं वो कूलम्स कांस्टेंट के यूनिट से रिवर्स होंगे, इनवर्स होंगे, क्योंकि आपको पता है ये दोनों फैक्टर्स जो है ये यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लें तो के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो के यूनिट्स का इनवर्स आएगा। तो ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और ये पर मीटर स्क्वायर होगा। इसके जो यूनिट्स होंगे ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, ये -7 आएगा, पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसके यूनिट्स होंगे। तो ये परमिटिविटी था। फिर इसके बाद अगर हम फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं तो लेट से हमारे पास ये दो चार्जेस हैं जी, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज जो है वो Q2 है। अब दोनों ये एक ही तरह के चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, और हमें ये पता है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब अगर रिपेल करते हैं तो चार्ज 1 जो है वो चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लगाता है, या चार्ज 2 जो है वो चार्ज 1 पे फोर्स लगाता है। इस चीज को हमें क्लियर करना होगा कि कौन सा चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, या एक ही चार्ज फोर्स लगाता है, या अगर दोनों चार्ज फोर्स लगाते हैं तो किस चार्ज की फोर्स जो है वो ज्यादा होती है। इसको समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर लेट से आपने ये फाइंड आउट करना हो कि चार्ज 2 के ऊपर चार्ज 1 अगर फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स कितनी है, उस फोर्स की जो नोटेशन है उसको बोला जाता है F21। F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1। तो ये F21 है और इसकी आप डायरेक्शन यहाँ से देख सकते हैं, ये आउटवर्ड है। और अगर मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो इसको लिखा जाता है K Q1 Q2/R², और साथ में जो है वो R21 यूनिट वेक्टर आता है। और R21 यूनिट वेक्टर जो है ये एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो फोर्स की डायरेक्शन चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ है।
जो यहाँ पे आपको ये नजर आ रही होगी। इसी तरह अगर आप चार्ज 1 के ऊपर फोर्स लिखना चाहें, चार्ज 1 के ऊपर चार्ज 2 कितनी फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स जो उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, और इस केस में नोटेशन बन जाएगी F12, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2। और इसमें ये वाले जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स जो है वो सेम है। अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, तो वो यूनिट वेक्टर का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे R21, तो जो फोर्स है वो भी 21, और अगर R12 है तो जो फोर्स है वो भी F12 है। और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो 1 2 फोर्स है, जो यूनिट वेक्टर है वो चार्ज 1 से आउटवर्ड है और चार्ज 2 की तरफ है। लेकिन अगर 2 1 देखें तो वो चार्ज 2 से आउटवर्ड है और चार्ज 1 की तरफ है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो लग रही है। अब इनके दरमियान अगर आप रिलेशन देखना चाहें कि इन फोर्सेस के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो चार्जेस थे ये दोनों थे सिमिलर चार्जेस। अगर ये अपोजिट चार्जेस हो तो फिर इसका रिजल्ट किस तरह का होगा, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 1 जो है वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे 2 1 जो है वो इस डायरेक्शन में। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो रिपल्सिव है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। इसको अगर आप मैथमेटिकली चेक करना चाहें तो अगर फोर्स के साथ नेगेटिव साइन आए तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव है, और अगर पॉजिटिव साइन होगा तो इसका मतलब होगा कि ये फोर्स जो है वो रिपल्सिव है। अब इसी तरह अगर आप फर्दर इसको एक्सप्लेन करें, तो जहाँ जैसे आप यहाँ से इस डायग्राम से देख सकते थे कि जो 2 1 है और जो 1 2 पोजीशन वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर सॉरी, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। और वेक्टर्स में अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको नेगेटिव साइन से जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ये जो नेगेटिव साइन है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, बट जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या है वो सेम है। अगर इस को आप रिप्लेस करवाएं इक्वेशन 1 के अंदर तो आपके पास F12 जो है वो कुछ इस तरह करके बन जाएगी। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर 1 सॉरी यूनिट वेक्टर 1 2 था, तो हमने 1 2 को इक्वल किया हुआ है 2 1 के, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस करवा दिया। इसी को अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये रिजल्ट बनता है F12 इज इक्वल टू F21, क्योंकि अब ये वाला जो सारे का सारा फैक्टर है, ये वाला राइट साइड पे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो है ये यूनिट वेक्टर है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वही है जो कि F21, और नेगेटिव साइन जो है वो साथ एज इट इज आ गया। तो यहाँ से ये इक्वेशन जो बन गई ये बन गई F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये जो फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। कहने का मकसद है कि ऐसा नहीं है कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पे तो फोर्स लगा रहा है लेकिन दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स नहीं लगा रहा, ये ऐसा नहीं है। बल्कि ये शो कर रहा है कि जितनी फोर्स चार्ज 1 चार्ज 2 पे लगा रहा है उतनी ही फोर्स 2 जो है वो 1 पे भी लगा रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस उनकी डायरेक्शंस का है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको बोला जाता है कि ये जो कूलम फोर्स है ये एक्चुअली एक्शन रिएक्शन फोर्स है। फिर इसके बाद अगर हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करें, जब हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है वो फ्री स्पेस था। अब अगर हम फ्री स्पेस के अलावा अगर हम कोई और मीडियम इंसर्ट करें तो फिर इस फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसको समझने के लिए हम इफेक्ट ऑफ मीडियम की बात करते हैं। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है वो इंसुलेटिंग मीडियम होता है, और ये जो इंसुलेटिंग मीडियम है इस इंसुलेटिंग मीडियम को डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये एक्चुअली क्या होता है, एक इंसुलेटर मटेरियल होता है। जैसे यहाँ पे हम पहले फ्री स्पेस की बात कर रहे थे,
तो ये फ्री स्पेस जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करता था। फिर इसके बाद अगर कोई और इंसुलेटिंग मीडियम हमने इंसर्ट किया तो जो कूलम फोर्स होगी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मैथमेटिकल फॉर्म फॉर इंसुलेटिंग मीडियम होगी उसमें अगर आप देखें तो एक फैक्टर जो है एप्सिलॉन आर का, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा आया है। ये वाला जो फैक्टर एप्सिलॉन आर का है ये फैक्टर आया है ड्यू टू मीडियम अदर देन द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के अलावा किसी और मीडियम की वजह से जो है वो जो फैक्टर अपीयर हो रहा है वो फैक्टर जो है वो एप्सिलॉन आर है। और ये जो एप्सिलॉन आर है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई और मीडियम होगा तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी। तो अगर इसी को आप फर्दर एक्सप्लेन करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक्चुअली एप्सिलॉन आर जो वो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया है। अगर हम इसको मैथमेटिकली फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें तो आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि ये जो फैक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फैक्टर, और दूसरी तरफ ये वाला जो फैक्टर है ये वही फैक्टर्स हैं जो कि फ्री स्पेस के लिए थे। अब अगर ये फ्री स्पेस के लिए फैक्टर्स हैं तो उसके लिए जो फोर्स अगर हम उसको एफ से रिप्रेजेंट कर दें, और अगर कोई और इंसुलेटिंग मीडियम है तो उसके लिए अगर फोर्स को हम एफ प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके देखा जा सकता है कि ये बन जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर। ये भी एक्चुअली यहाँ पे प्राइम होना चाहिए, ये भी एफ प्राइम है। प्राइम का मतलब है कि फोर्स व्हेन देयर इज एन अदर मीडियम अदर देन द फ्री स्पेस। तो ये एक तरह से मैथमेटिकल फॉर्म इसकी बन जाएगी। इसके बाद अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है अब आप फर्दर कि यही जो एप्सिलॉन आर है यहाँ से ये डिफाइन हो सकती है। और ये एप्सिलॉन आर यहाँ से किसकी इक्वल आ रही है, ये एप्सिलॉन आर यहाँ से एक्चुअली आएगी एफ ओवर एफ प्राइम। ये यहाँ से एक्चुअली एक्सप्लेन हो सकता है। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि अगर इस एप्सिलॉन आर को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो जो एफ प्राइम है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो इस तरह चेंज हो जाएगी। अब एप्सिलॉन आर क्या होता है, इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये एक्चुअली रेशियो है दो फोर्सेस के दरमियान, और वो फोर्सेस कौन सी हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, जब उनके दरमियान मीडियम्स को चेंज किया जाए तो इस तरह करके ये कांस्टेंट बनता है। और इस कांस्टेंट को डायमेंशन लेस कांस्टेंट एक्चुअली बोला जाता है ये, और इसके कोई यूनिट्स जो है वो एक तरह से नहीं होते। तो ये जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है। और अगर फर्दर आप यहाँ से ही कंक्लूड करना चाहें कि अगर आप एक इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट करते हैं तो कूलम फोर्स जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मेरे ख्याल में आप लोग इसको इजीली देख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन आर है इसकी जो वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन 1 होती है। ये टेक्स्ट बुक के अंदर एक साइड पे टेबल बना हुआ है उसमें आप डिफरेंट मीडियम्स की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज देख सकते हैं। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ है इट इज ग्रेटर देन एफ प्राइम। तो मतलब जो एफ प्राइम है जब आपने कोई इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट किया तो जो कूलम फोर्स है वो एक्चुअली रिड्यूस कर जाएगी। तो ये यहाँ से इसका कंक्लूजन है, और ये कूलम लॉ था, ये कूलम फोर्स था। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये है अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कोई भी फोर्स होती है उस फोर्स का कुछ ना कुछ जो है वो लिमिट्स होती हैं कि इस फोर्स ने कहाँ तक अप्लाई होना है। वो एक्चुअली जो उसका रीजन होता है उस रीजन को बोला जाता है फील्ड। और स्पेशली ये क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आइडिया है ये माइकल फेराडे ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसने एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि अगर दो चार्जेस हैं, एक जिसका नाम Q है और दूसरा जो जिसका नाम Q नॉट है, नॉर्मली इनको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। तो ये इसके ऊपर फोर्स कैसे अप्लाई करता है, कैसे एक्सर्ट करता है इस फोर्स की इंटरएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए फील्ड का जो आइडिया वो माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया। और अगर हम फील्ड को डिफाइन करना चाहें तो हम इसको डिफाइन करते हैं रीजन आर स्पेस
कि ये रीजन है या स्पेस है अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के गिर्द एक स्पेस है जिसमें वो वाला चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ये जो रीजन होगा इस रीजन को बोला जाएगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर वन ये क्या है कि ये एक रीजन है, एक स्पेस है किसी चार्ज के गिर्द, जिस चार्ज का आप फील्ड स्टडी करना चाह रहे हैं, लेट्स से ये वाला चार्ज है, तो वो दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा ये जो है, और कहाँ तक एक्सर्ट करेगा, वो जो रीजन होगा उस रीजन को बोला जाएगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेकआउट करनी हो कि ये फील्ड जो है ये कितनी फोर्स किसी दूसरे चार्ज पे लगा सकता है, तो उसको एक और फैक्टर की फॉर्म में स्टडी किया जाता है और उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर इसको डिफाइन करना हो तो इसको डिफाइन करने का जो वर्ड्स हैं कुछ इस तरह करके हैं, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज जो है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है उसको बोला जाएगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेट्स से ये वो चार्ज है जिसका आप फील्ड स्टडी करना चाह रहे हैं, और ये वो चार्ज है जो कि टेस्ट चार्ज के तौर पे एक्ट कर रहा है। और अगर इसका फार्मूला की बात की है तो इसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह करके है, जिसको आप समझ सकते हैं दैट इज द E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अब यहाँ पे जो E है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ जो है ये वही इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स है, और जो क्यू नॉट है ये टेस्ट चार्ज है। और अगर आप इसको फर्दर एक्सटेंड करें तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये आर यूनिट वेक्टर। ये आप यहाँ पे अगर फोर्स की वैल्यू रिप्लेस करवा दें तो क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक ही चार्ज बचेगा, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसके यूनिट्स यहाँ से निकालना चाहें तो यूनिट्स, इसके दो यूनिट्स नॉर्मली जो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम यूज करते हैं। एक जो है वो न्यूटन पर मीटर होता है और दूसरा जो है वो वोल्ट पर मीटर है। तो ये दो यूनिट्स जो है वो यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं और इनको नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें नजर नहीं आता, हम इसको एक तरह से जो है वो जज करते हैं किसी और चार्ज को उसके नजदीक लाके, तो वो जो फील्ड है उसको इमेजिनरी लाइंस के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है या उसको ड्रॉ किया जाता है। ये आइडिया भी माइकल फैराडे का था, और उन इमेजिनरी लाइंस को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाता है, जिसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है। इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट the direction and strength of electric field are called electric field lines। तो imaginary lines हैं जो कि strength और direction of electric field को explain करने के लिए यूज की जाती है। फिर इसके बाद अगर फर्दर हम इनको एक्सटेंड करें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये एक्चुअली स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्लेन करती हैं, कि जो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया है किसी भी एरिया में से जो पास करती हैं, नंबर ऑफ लाइंस वो प्रोपोर्शनल होती हैं वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड के। मतलब एक रीजन में से जितनी ज्यादा लाइंस पास करेंगी उतना ही वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। इसको आप ये इस डायग्राम में देख सकते हैं। अगर ये ए शेप की आप बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस आपको एक तरह से जो है वो कम नजर आ रही है एज कम्पेयर टू बी एंड सी। और अगर इन तीनों को हम कंपेयर करें तो जो सी है वहां पे फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी शेप है या सी चार्ज है यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ पे उससे कम है, और फिर यहाँ पे उससे कम है। तो इस तरह करके ये जो अबव स्टेटमेंट है इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट चार्ज की रिप्रेजेंटेशन से हम देखते हैं कि ये किस तरह करके जो है वो एक्ट करता है। लेट्स से हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, ये सेपरेट है, आइसोलेटेड चार्जेस हैं। एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, ये आइसोलेटेड चार्जेस हैं। और इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे रेडियली इनवर्ड होती है। फिर अगर दो चार्जेस हो तो दो चार्जेस में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या वो सिमिलर चार्जेस हैं या वो अपोजिट चार्जेस हैं।
अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह करके होंगी। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, और एक्चुअली इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इस रीजन को बोला जाता है दैट इज द चार्ज फ्री रीजन। जो कि एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल में एक दफ़ा आपको कैलकुलेट करने को कहा गया है कि फाइंड आउट करें कि चार्ज फ्री रीजन कहाँ है। तो वो एक्चुअली जो चार्ज फ्री रीजन है वो ये चार्ज फ्री रीजन है, और इस चार्ज फ्री रीजन को सिमिलर चार्जेस के केस में ये बिटवीन में होता है, और जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो उस केस में फिर ये आउट ऑफ द अनदर चार्ज होगा। ये एक्चुअली सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस के केस में है ये रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह अगर आप अनलाइक चार्जेस की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था, अब यहाँ पे आपको कोई रीजन ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। यहाँ पे आल्दो इनके दरमियान स्पेसिंग जरूर है, ये रिप्रेजेंट करता है इनकी स्ट्रेंथ को, लेकिन कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जहाँ पे बिल्कुल फील्ड लाइंस हो ही ना। तो ये अनलाइक चार्जेस के केस में होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ज़रूरी है समझना। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ओरिजिनेट मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे इनवर्ड होती हैं। ये आप लोग प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के केस में जो लाइंस हैं वो पॉजिटिव के केस में आउटवर्ड है और नेगेटिव के केस में जो है वो इनवर्ड है। फिर इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज करते हुए अगर किसी भी पॉइंट पे आप डायरेक्शन ऑफ फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो वो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करके चेकआउट की जाती है। अब टेंजेंट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर की गई है। जो ये लाइन आपको नजर आ रही है एक्चुअली ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कर्व की फॉर्म में। और यहाँ पे एक पॉइंट ये पी कंसीडर किया गया है और एक ये पॉइंट जो है वो आर कंसीडर किया गया है। इन दो पॉइंट्स पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट की गई है। और वो कैसे फाइंड आउट की गई है, एक टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक ही पॉइंट पे टच कर रही हो एक लाइन को, उसको टेंजेंट लाइन बोला जाता है। तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये जो लाइन है ये एक्चुअली क्या है, ये एक टेंजेंट लाइन है। और ये टेंजेंट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है। इसी तरह अगर पॉइंट आर की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो है ये टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये था जी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो जो प्रॉपर्टी है ये क्या है जी, द इलेक्ट्रिक लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड लाइंस आर फर्दर वेयर द फील्ड इज वीक। ये भी हम पहले देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में। स्लाइड जहाँ पे हमने ये लेट से अगर आप देख लें तो यहाँ पे फील्ड वीक है, तो वीक फील्ड की वजह से लाइंस जो है वो दूर दूर हैं। यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो जो लाइंस है वो नजदीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इफ लाइंस क्रॉस ईच अदर फील्ड कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का, कि जो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। और उसकी वजह क्या है कि अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एट दैट पॉइंट वो एक नहीं होगी बल्कि एक से ज्यादा होगी। ये पॉइंट यहाँ पे डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ये वो पॉइंट है जहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि अगर फील्ड लाइंस यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो एक लाइन की डायरेक्शन ये बन रही है और दूसरी लाइन की डायरेक्शन ये बन रही है। ये एक्चुअली जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, ये जो टेंजेंट्स हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। और यही जो है वो उसके जो है वो रिलेट नहीं कर रहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन हो। तो वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, और इस पॉइंट पे फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद
एक से ज़्यादा डायरेक्शंस बना रही हैं। यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो लाइन है ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये पॉइंट है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ की गई है। मुझे उम्मीद है कि इसलिए आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ ही कंक्लूड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्लक्स एंड नेक्स्ट टॉपिक।